dividend policy. So this is the last topic we need to cover class for this course. In dividend policy we will talk about passive versus active dividend policies. ठीक है, ये दो चीजें हैं, passive and active. So there are two dividend policies which we will talk about in this chapter. Then we will talk about factors influencing dividend policy. कौन-कौन सी चीजें influence करती है dividend policy को? We will talk about dividend stability. Dividend stable होना चाहिए ना? देखिए stability जब तक नहीं होती, what did we say? When there is no stability, there is risk. Because this is what risk is. कि stability नहीं है. तो अगर अच्छा भी आप कर रहे हैं, लेकिन एक बार 10 रुपए डिविडेंड देते हैं, फिर 3 रुपए देते हैं, फिर 8 रुपए दे देते हैं, so even that is not good for investors from investors point of view. क्योंकि वो expect कर रहे हैं कि आप क्या डिविडेंड दे रहे हैं. So stability is something good even in dividends. Stock dividends and stock splits. फिर आप लोग ये काम भी कर सकते हैं, stock dividends भी दे सकते हैं, ठीक है? जिसको हम लोग normally बोलते हैं bonus shares. ठीक है, पैसे नहीं है कंपनी के पास, वो आपको और शेयर्स देते हैं. स्टॉक स्प्लिट्स, स्टॉक को स्प्लिट कर दें, आधा कर दें, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे, आधा करना है, कितना परसेंट करना है, इसको भी पढ़ेंगे. एंड स्टॉक रीपर्चेज यू आर फेमिलियर? व्हेन द कंपनी रीपर्चेजेस द स्टॉक, हाँ, रीपर्चेज कर लेता है अपना, तो मार्केट में उसका कैपिटलाइजेशन को अपना कम कर लेता है, नंबर ऑफ स्टॉक्स आउटस्टैंडिंग को कम कर लेता है. So this is stock repurchase. This is what we will be doing. It's something at a very basic level, not something to worry about. ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है. So inshallah you will be able to finish it off in a day or two. Administrative considerations are थोड़ी सी fantastic. Okay. Dividend as a passive residual. Dividend क्या होता है? Dividend क्या है? Return on investment. अच्छा कुछ और? Return on investment. हुसैन? रिटर्न है और कुछ और रबानी रिटर्न ऑन स्टॉक वो तो है, लेकिन डिविडेंड आता कहां से? प्रॉफिट से. कौन सा हिस्सा? रिटेन्ड अर्निंग, जो आखिर में रह जाता है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल. ठीक है, सो डिविडेंड एज अ पैसिव रेजिडुअल. डिविडेंड जो है वो रेजिडुअल है आपके इनकम का, जो आपने कमाया, नेट इनकम आपने कमाया, इसमें से एप्रोप्रिएशन होती है. हम लोग चीजों को इधर उधर कर लेते हैं, मैंने ये काम करना है, मैंने एक फंड क्रिएट करता हूं, मैं कहता हूं मेरा एक बॉन्ड है उसको वापस करना है, तो उसके लिए ऐसा ऐसा फंड क्रिएट करें ताकि आखिर में जब बॉन्ड मैच्योर हो जाए तो पैसे एक साथ देने पड़ेंगे. तो इस वजह से इसको एप्रोप्रिएशंस बोलते हैं. एप्रोप्रिएशंस करता हूं बहुत सारी, और फिर साथ एक चीज रख देता हूं कि ठीक है आखिर में ये चीज बच गई, इसको अपने शेयर होल्डर्स को बांट दो. सो डिविडेंड एज अ पैसिव रेजिडुअल. नाउ कैन द पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड्स अफेक्ट शेयर होल्डर्स वेल्थ? कैन द पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड्स, आप लोगों ने मेरा स्टॉक लिया हुआ है कंपनी का, मैं आपको कैश डिविडेंड देता हूं, डज इट अफेक्ट योर वेल्थ? क्या ये आपकी वेल्थ को अफेक्ट करता है? रिमेंबर शेयर होल्डर्स वेल्थ का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर, याद आया? शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि उसको मैक्सिमाइज करना है, ये काम है मेरे मैनेजर्स का, फाइनेंशियल मैनेजर्स का. अब अगर गोल है, अब अगर मैं आपको देता हूं कैश डिविडेंड, क्या इससे आपकी वेल्थ कम होती है? यस सर. होती है. यस होती है. ओके, सही कह रहा होती है. कैसे सही? सर अगर वो डिविडेंड हम दोबारा उसमें अगर ना ले और उधर ही छोड़ लेते, उस पर हमें और भी ज्यादा डिविडेंड मिलेगा. अच्छा, सही. चलें, सईद की बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं. सईद इस तरह सोचता है. सईद सोचता है कि अगर ये पैसे मुझे ना देता कंपनी, तो कंपनी दोबारा इसको रीइन्वेस्ट करता और इससे कंपनी और ग्रो करती. चलें, सही है. इफ सो व्हाट डिविडेंड पे आउट रेशियो? तो फिर सईद कितने पैसे आपको दें? डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको कितने पैसे हम दिया करें डिविडेंड? आप स्टॉक होल्डर है, अगर आपको कोई पैसे नहीं दूंगा तो भी आप खफा होंगे. रिमेंबर दिस. यस सर. Said says company's growth is more important to him, so he says dividend मत दो मुझे, ठीक है. But then there might be some other investor जो कहेगा कि नहीं dividend दो, मेरा तो रिटर्न है. आप लोगों ने कहा dividend is the return on stock, तो वो कहेगा मुझे dividend दो. So actually there are two different opinions, दो अलग अलग किस्म के ओपिनियन होंगे. Okay, if so, अब अगर मैं सईद की बात मानूं तो फिर कितने पैसे दिया करूं सईद आपको डिविडेंड? थोड़े पैसे कर दूं इसको, यानी बिल्कुल डिविडेंड को जीरो कर दूं? जीरो डिविडेंड. अच्छा, सही कहता है डिविडेंड मत दो, कंपनी को ग्रो करो कि जो मेरे जो पैसे लगाए हैं वो ग्रो करें. अब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है. कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि नहीं, हमें इसके ऊपर पैसे चाहिए, तो डिविडेंड पे आउट कुछ ना कुछ होना चाहिए. ठीक.
ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्म यूजेस, अब फर्म क्या करता है? द फर्म यूजेस earnings plus the additional financing that the increased equity can support to finance any expected positive NPV projects. फर्म क्या करता है? Uses earnings, जो वो earn करता है, plus the additional financing that the increased equity can support to finance any expected positive NPV projects. Remember the positive NPV projects? हमने क्या कहा था कि NPV projects अगर zero हो तब भी even good, but we look for positive NPV projects. So when we have a positive NPV projects, what happens? When we have positive NPV projects, हमारे पास हमारे पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और वो उन पैसे से ज्यादा हैं जो पैसे मैंने लगाए, ठीक है, और इसके ऊपर, इस NPV के ऊपर मैं अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कमा भी रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जब मैं इसको डिस्काउंट करता हूं तो मैं एक परसेंटेज से डिस्काउंट करता हूं, ठीक, IRR, ये उससे ऊपर कमा के दे रहा है मुझे, यानी ये मुझे ज्यादा कमा के दे रहा है, तो मेरी इक्विटी क्या हो रही है? That is increasing, so my equity is increasing, ठीक, so my equity is increasing, I am using my earning and plus the additional financing जो आ रही है from my increased earnings from my equity positive NPV projects की वजह से, ये सारे पैसे मेरे पास आ रहे हैं, ये मैं आप लोगों को दे सकता हूं। अब अगर इसमें if there is any unused earning, इसमें से कोई पैसे मैं इस्तेमाल नहीं करता, जिस तरह मैंने कहा कि मैं कहता हूं कि नहीं सही कहता है ग्रोथ के लिए रख दें आप, मैं कहता हूं ठीक है ये ग्रोथ के लिए रख दिया, ये मैंने एक मशीन खरीदी है उसके लिए रख दिया, इतना पोर्शन इसके लिए रख दिया, मैंने सब चीजें अलग अलग रख दी। Still, if there is any unused earnings and I pay that to the stockholders as dividend, this is called as a passive dividend policy. ये मेरी passive dividend policy है, यानी passive dividend policy ये कहेगी कि when I earn, ठीक, through my earnings or through my positive NPV projects मेरी equity increase होती है, so I will put something aside for growth potential या for some other thing, for some debt which I need to pay off. If there is anything left, कुछ बच जाए तो वो I can give you as dividend and this policy is called as passive dividend policy. जी रिया। So for example, आपने कंपनी के साथ आपने डिविडेंड उससे नहीं लिया, उनके साथ रह गया सर, तो अभी शेयर तो इंक्रीज हो गया सर, मेरे शेयर इंक्रीज होंगे। अच्छा, ये अब ये बात आगे जाके देखते हैं कि जब डिविडेंड आता है तो शेयर प्राइसेस पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, नॉर्मली शेयर प्राइसेस गो डाउन, ये भी पढ़ते हैं, ठीक, इसको डिस्कस करते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि डिविडेंड पैसिव पॉलिसी, डिविडेंड की पैसिव पॉलिसी किस तरीके से काम करती है, ठीक है, डिविडेंड की पैसिव पॉलिसी इस तरीके से काम करेगी कि पहले जो आपकी अर्निंग्स हैं या इंक्रीज इक्विटी है उसमें से आप लोग चीजें इस्तेमाल कर लेंगे, जो अनयूज्ड होगा उसको आप अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, जो बच जाए, ठीक है, जो बचा कुचा होगा वो, जो बचा कुचा अगर आप देंगे, दैट इज योर पैसिव डिविडेंड पॉलिसी। ओके, लेट्स मूव ऑन। करंट डिविडेंड्स वर्सेस रिटेंशन ऑफ अर्निंग्स। ओके, सो अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं डिविडेंड सही कहता नहीं, डिविडेंड पे क्या करना है, ठीक, मुझे तो ग्रोथ चाहिए कंपनी की, डिविडेंड इज irrelevant, सईद के मुताबिक डिविडेंड इज irrelevant। मैंने फिर कहा हर कोई इस तरह नहीं सोचता, कुछ लोग इस तरह सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं डिविडेंड मिलेगा तो काम का स्टॉक है, नहीं तो काम का स्टॉक नहीं है। ओके, सो irrelevance of dividend, current dividends versus retention of earnings। अब M&M, मिलर एंड मोडिग्लियानी, ठीक है, दो लोग थे, इन्होंने क्या किया, they contend that the effect of dividend payments on shareholder wealth is exactly offset by other means of financing। ये क्या कहते हैं, M&M, ठीक है, खाने वाले M&M नहीं, ये दो लोग थे, मिलर एंड मोडिग्लियानी, ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स ऑन शेयर होल्डर, जो मैं शेयर होल्डर को पैसे दूं उससे जो इफेक्ट आता है उस सेम इफेक्ट को मैं ले सकता हूं ऑन शेयर होल्डर वेल्थ इज एग्जैक्टली ऑफसेट by other means of financing। मैं other means of financing से भी exactly same effect on shareholders wealth लेकर आ सकते हैं, ठीक है, यानी वो कह रहा है कि डिविडेंड जो है वो irrelevant ना दें। जो लोग ये कहते हैं कि डिविडेंड देंगे तो शेयरहोल्डर्स वेल्थ बढ़ेगा, नहीं, ये वैसी ही है, गपशप है, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हमने ये कहा कि नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार जब डिविडेंड मिलता है वो कहते हैं ओह द कंपनी इज गिविंग गुड डिविडेंड सो गो फॉर इट,
they go for it, share prices increase and shareholder wealth maximizes. ठीक है, increases, ज्यादा होती है. लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये सेम काम आप बाकी मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं. So this is not something which should be relevant. Dividend relevant नहीं है shareholder wealth maximization के लिए. Shareholder wealth maximization में dividend का कोई भी ताल्लुक नहीं है. The dividend plus the new stock price after dilution. अब ये वो बात है जो मैं रेहान से कह रहा था कि थोड़ी देर रुके. Dilution होती है क्योंकि जब आप dividend देते हैं ना, जब आप dividend देते हैं तो जरा खुद ही सोचें, जब आपने dividend दिया तो आपका स्टॉक इस वक्त एक पोटेंशियल है फॉर अ डिविडेंड. अगर आपने डिविडेंड को पे कर दिया तो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कुछ लोगों के नजदीक, या जब मैं कैलकुलेट करूं तो वो कम हो जाती है. इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए हम लोग कहते हैं ना कि डिविडेंड क्या था, लेकिन अगर वो डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है और फिर आप उस स्टॉक को खरीदें तो आप उस स्टॉक को नीचे कम डिक्रीज प्राइस पे वैल्यू करते हैं. तो द डिविडेंड प्लस द न्यू स्टॉक प्राइस आफ्टर डाइल्यूशन, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन. तो वो कहता है कि जो डिविडेंड जो मैंने डिविडेंड अनाउंस किया प्लस द न्यू स्टॉक प्राइस, जो नई प्राइस आएगी कम वाली, अगर इन दोनों को मैं इक्वल कर लूं तो ये दोनों बराबर है, इक्वल्स द स्टॉक प्राइस व्हिच इज द प्रायर टू द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. यानी डिविडेंड देने से पहले जो स्टॉक प्राइस है वो बराबर है नई स्टॉक प्राइस प्लस डिविडेंड के. तो वो कह रहा है कि ये डिविडेंड का कोई फायदा नहीं है, डिविडेंड तो बस उसके प्राइस में से निकल जाती है. उसके बाद जब आप डिविडेंड उसके बाद आप स्टॉक खरीदेंगे तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी. तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, कितने अमाउंट से कम होगी? एग्जैक्टली सेम एज डिविडेंड के अमाउंट से कम. तो वो कह रहा है इस वजह से डिविडेंड का कोई भी ताल्लुक नहीं है इन चीजों के साथ. ठीक है, पुरानी स्टॉक प्राइस के अंदर डिविडेंड इंक्लूडेड है, नई स्टॉक प्राइस कम है, कितने अमाउंट से कम है? एग्जैक्टली सेम एज. तो इसका मतलब ये हुआ कि नई स्टॉक प्राइस प्लस डिविडेंड इक्वल्स द ओल्ड स्टॉक प्राइस. गॉट दिस आइडिया? Yes, sir. डाइल्यूशन का वो क्लियर हो गया. Yes, sir. और आप प्रैक्टिकली अगर कोई काम कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, वो देखेगा कि आफ्टर डिविडेंड अनाउंसमेंट stock prices would go down, decrease. Why? Because then the new investor would say कि देखिए डिविडेंड तो पुराने इन्वेस्टर ने ले लिया ना. ठीक है, तो वो ये कहेगा कि अब जो नया स्टॉक प्राइस है उसमें से डिविडेंड निकल चुका है, तो इसलिए नई स्टॉक प्राइस को कम होना चाहिए. बट वंस अगेन ये लोग कह रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग शायद इससे अगेंस्ट सोच रहे हैं, लेकिन दिस इज हाउ मार्केट थिंक्स इट गोस. ठीक है, इस तरीके से मार्केट चल रही है. चाहे आगे ये बात भी क्लियर होगी, डाइल्यूशन भी क्लियर होगी. कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू, कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू, रिमेंबर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? यस सर. याद था? ओके टोटल मोमेंटम. ओके, इसका मतलब ये है कि वो कंजर्व रहता है, उसी तरह रहता है. अब चल M&M in the total value principle ensures that the sum of market value plus current dividends of two firms are identical in all respects other than dividend payout ratios will be the same. अब M&M कहता है कि देखें डिविडेंड का कोई काम नहीं है ना, डिविडेंड का कोई काम नहीं. तो अगर डिविडेंड का कोई काम नहीं है तो अगर दो फर्म्स हैं, आइडेंटिकल फर्म्स, बिल्कुल सेम फर्म्स हैं, सो मिलर एंड मोडिग्लियानी एंड द टोटल वैल्यू प्रिंसिपल, ये जो टोटल वैल्यू है कि टोटल वैल्यू रिमेन्स द सेम, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? टोटल वैल्यू प्रिंसिपल shows that the sum of market value, मार्केट के अंदर जितने शेयर्स मल्टीप्लाई बाय द स्टॉक प्राइस, sum of market value plus current dividends of two firms, और उसके साथ जो डिविडेंड मिल रहा है, इसे डिविडेंड प्लस मार्केट वैल्यू of two firms identical in all respects other than dividend payout ratios will be the same. वो कहता है इन दोनों फर्म्स की मार्केट वैल्यू सेम होगी अदर देन डिविडेंड पे आउट रेशियोज. अगर दो फर्म्स बिल्कुल सेम हैं, ठीक, इन ऑल रिस्पेक्ट, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन डिविडेंड पे आउट. डिविडेंड पे आउट का मतलब है कि कितना डिविडेंड वो पे करता है. ठीक है, तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशो, इसकी रेशो हम लोग फाइंड आउट करते होते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशो अगर आप इसको छोड़ दें, इसको साइड पे रखें, तो इसके अलावा सम ऑफ मार्केट वैल्यू प्लस करंट डिविडेंड
दो फर्म्स जो कि आइडेंटिकल हो उनका डिविडेंड पे आउट ना हो तो दोनों एग्जैक्टली सेम जाएंगे। इसका मतलब यह है कि किसी भी फर्म में इस वजह से फर्क नहीं आएगा कि उनका डिविडेंड पे आउट डिफरेंट। गॉट द आइडिया? दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी सेड अर्लियर। क्लियर है? क्लियर है? तो फिर क्या होगा? फिर अगर डिविडेंड का कोई काम नहीं है, डिविडेंड का आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में कोई काम नहीं है, तो इन्वेस्टर्स कैन क्रिएट एनी डिविडेंड पॉलिसी दे डिजायर। तो फिर आप अपने लिए खुद एक डिविडेंड पॉलिसी क्रिएट करें जो आपको अच्छी लगती है, बाय सेलिंग शेयर्स व्हेन द डिविडेंड पे आउट इज टू लो। जब डिविडेंड पे आउट कम हो, यू कैन सेल द शेयर्स, और बाइंग शेयर्स व्हेन द डिविडेंड पे आउट इज एक्सेसिव। या शेयर्स बाय करें जब डिविडेंड पे आउट एक्सेसिव हो। जब डिविडेंड पे आउट एक्सेसिव होगा तो द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स वुड डाइल्यूट, कम हो जाएगी। अच्छा, बाय सेलिंग शेयर्स व्हेन द डिविडेंड पे आउट इज टू लो, जब डिविडेंड पे आउट कम हो, सो यू सेल द शेयर्स, ओके, एंड और आप क्या कर सकते हैं कि बाय शेयर्स व्हेन द डिविडेंड पे आउट इज एक्सेसिव, जब डिविडेंड पे आउट ज्यादा। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग खुद अपनी डिविडेंड पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। गॉट दिस आइडिया क्लास? Yes, sir. ओके, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड्स। अब ये वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं, डिविडेंड होना चाहिए, डिविडेंड अच्छा, डिविडेंड है, हमें डिविडेंड चाहिए। प्रेफरेंस फॉर शेयर्स, दे से डिविडेंड्स आर रेलेवेंट। इससे पहले हमने कहा था इररेलेवेंट, डिविडेंड्स रेलेवेंट नहीं होते। अब दूसरा हम पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, इन्वेस्टर डिविडेंड मांगता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। Uncertainty surrounding future company profitability leads certain investors to prefer the certainty of current dividends. अब अगर uncertainty हो कि फ्यूचर में अर्निंग्स कितनी होंगी, तो हम लोग इस चीज को इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं कि डिविडेंड्स सर्टेन, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेबल नहीं हो। तो अगर आपको पता हो कि डिविडेंड्स आएंगे और डिविडेंड्स यू कैन एक्सपेक्ट डिविडेंड्स, तो ये चीजें उस अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी उस चीज को कवर कर देता है। सो डिविडेंड्स आर रेलेवेंट। डिविडेंड्स रेलेवेंट है इस चीज में कि आपका जो स्टॉक शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है उसके अंदर डिविडेंड्स रेलेवेंट है। सो अनसर्टेनिटी सराउंडिंग फ्यूचर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी leads certain investors to prefer the certainty of current dividends. तो कुछ investors जो हैं they need the certainty of dividends, कि dividends हमें मिलेंगे। Now they are the ones who prefer dividends. अब अगर हम फ्यूचर के लिए अनसर्टन है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो अगर आपके डिविडेंड सर्टन है तो फिर वो अनसर्टेनिटी कैन बी डन विद, ठीक है। आप लोग वो लोग हैं, वो वाले इन्वेस्टर हैं जो कि डिविडेंड को प्रेफर करते हैं, और वो कहता है इन्वेस्टर्स एक्चुअली प्रेफर लार्ज डिविडेंड्स। नाउ दे आर द वंस हु प्रेफर डिविडेंड्स। इससे पहले हमने कहा था इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं चाहिए, अब हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स प्रेफर डिविडेंड्स। तो ये लोग उस अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए वो कहते हैं कि सर्टेन डिविडेंड हमें मिले, और डिविडेंड्स हमें मिले ज्यादा से ज्यादा, जितने डिविडेंड हमें मिले उतना ज्यादा अच्छा है। इन्वेस्टर्स डू नॉट लाइक टू मैन्युफैक्चर होममेड डिविडेंड्स। अब इससे पहले हमने कहा था कि यू कैन क्रिएट डिविडेंड, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये इन्वेस्टर कहते हैं कि नहीं, they do not like to manufacture homemade dividends. They want company to distribute it to us. They want the company to announce इतना डिविडेंड मिल गया, इतना डिविडेंड मिल गया, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस तरह ना हो कि आप डिविडेंड देने से पहले शेयर को बेच दें, स्टॉक प्राइस इज हाई ना, you sell the dividend, let's say stock price is 15, you sell the dividend, you sell the share, company announces dividend. When the company announces dividend, the share price goes down. Now when the share prices go down, you buy the share again at the lower level. आपने कितना कमा लिया? जो डिफरेंस है, that difference is exactly the same as dividend. इसको homemade dividend कह रहे हैं कि ये homemade dividend आपने खुद अपने लिए बना लिया। तो ये वाले लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ये नहीं चाहिए, बस हमारे पास है शेयर, कंपनी अनाउंस करे ना कि 3 रुपए डिविडेंड दे दिया, 3 रुपए मैं समझूंगा मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर कंपनी अनाउंस नहीं करेगा 3 रुपए डिविडेंड, तो फिर वो कहते हैं कि ये मुझे नहीं पसंद कि पहले मैं डिविडेंड बेचूं, फिर दोबारा खरीदूं और 3 रुपए यहां से कमाऊं।
ये चीज नहीं पसंद मुझे ये पसंद है कि कंपनी मुझे डिविडेंड दे, अनाउंस करे कि डिविडेंड है। ये वो वाले लोग हैं जो डिविडेंड को प्रेफर करते हैं। इससे पहले वो वाले लोग थे जो डिविडेंड को प्रेफर नहीं करते थे, वो कहते थे इररेलेवेंट है डिविडेंड, डिविडेंड काम का नहीं होता। ठीक है, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इसके बगैर भी हो रही है। गॉट द आइडिया क्लास? सो नाउ यू अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ होममेड डिविडेंड्स एंड अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड्स। ओके, टैक्सेस ऑफ द इन्वेस्टर। जब इन्वेस्टर के ऊपर डिविडेंड आता है तो फिर क्या आता है? टैक्स आता है। कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स आता है। ओके, सो कैपिटल गेन्स टैक्सेस आर डिफर्ड अंटिल द एक्चुअल सेल ऑफ स्टॉक। कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कब आता है? जब आप सेल करते हैं। ठीक है, जब आप प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर आपको पता चले आज के आपके शेयर की प्राइस में 10 रुपए का फर्क आ गया, तो क्या आप उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे? आप तब पे करेंगे जब आप एक्चुअली उसको बेचेंगे। कैपिटल गेन्स टैक्सेस आर डिफर्ड अंटिल द एक्चुअल सेल ऑफ स्टॉक। तो वो डिफर हो गया, ठीक है, वो उस टाइम तक डिफर हो जाता है, उस वक्त नहीं देना पड़ता जिस वक्त प्राइस में चेंज आ जाए। दिस क्रिएट्स अ टाइमिंग ऑप्शन। तो आपके पास एक टाइमिंग ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइमिंग ऑप्शन, व्हिच मींस योर प्राइस ऑफ द स्टॉक विल इंक्रीज, यू हैव गेन्ड समथिंग। इसको बोलते हैं क्या बाय द वे? इस गेन को क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन तो तब होगा ना जब एक्चुअली इसको आप Unrealized. एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड एज अनरियलाइज्ड गेन ऑन स्टॉक। ठीक है, जब आप इसको बेच देंगे तो फिर कैपिटल गेन या रियलाइज्ड गेन। जी, आप पूछिए। हो गया? क्लियर हो गया? ओके, ये भी हो गया। आगे चलते हैं। कैपिटल गेन्स आर प्रेफर्ड टू डिविडेंड्स। कैपिटल गेन्स आर प्रेफर्ड टू डिविडेंड्स। वंस अगेन, अब फिर एक और साइकिल, डिविडेंड्स से ज्यादा कैपिटल गेन अच्छी, डिविडेंड से ज्यादा कैपिटल गेन अच्छी। देखिए, कैपिटल गेन में एप्रिसिएशन इन द प्राइस। ठीक, डिविडेंड में क्या है? यू हैव द डिविडेंड, कंपनी अनाउंसेस द डिविडेंड, 2 रुपीस पर शेयर, 3 रुपीस पर शेयर, व्हाटएवर। सो कैपिटल गेन्स आर प्रेफर्ड टू डिविडेंड्स, एवरीथिंग एल्स इक्वल, सारी चीजें बाकी बराबर हो। Thus, high dividend yielding stocks should sell at a discount to generate a higher before tax rate of return. तो फिर क्या होगा? कैपिटल गेन्स प्रेफर होते हैं डिविडेंड से, सो हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स, वो स्टॉक्स जिनका डिविडेंड ज्यादा हो, हाई यील्डिंग स्टॉक्स शुड सेल एट अ डिस्काउंट, वो कम रेट पे बिकें टू जनरेट अ हायर बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न, ताकि आपका बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न हायर। वो स्टॉक जो डिविडेंड्स पे करते हैं, ठीक, और ज्यादा डिविडेंड पे करते हैं, उनको एट अ डिस्काउंट सेल होना चाहिए ताकि हायर बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न आपके पास आ जाए। सो बेसिकली इट्स द सेम थिंग कि आप लोग वहां पे डिविडेंड ले रहे हैं और यहां पर आप हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक को कम रेट पर बेचते हैं, ठीक है, ताकि वो जो आफ्टर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न, बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न है, वो ज्यादा हो जाए। टैक्स से पहले जो रेट ऑफ रिटर्न है आपका, वो ज्यादा हो जाए। सर कैपिटल गेन पे भी टैक्स होता है और डिविडेंड पे भी टैक्स होता है। डिविडेंड पे भी टैक्स होता है, डिविडेंड पे तो टैक्स होता ही होता है। डिविडेंड का टैक्स एट सोर्स होता है, यानी जब आपको कंपनी डिविडेंड देती है तो उससे पहले ही आपसे टैक्स काट देती है, ठीक है, अपने पास रख लेती है, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपनी फाइनल रिटर्न में उस टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी के साथ। फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपने 100 रुपए टैक्स देना है, आप कहते हैं रुको 100 नहीं दूंगा, मुझसे 10 रुपए कंपनी ने वहां पे काट दिए थे, इसको इसमें से काट दो। बाय द वे, इसको जरा पॉज करें। ओके, सर्टेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे नो टैक्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? कौन ब्रोकर्स ना प्राइवेट इक्विटी कंपनी होती है। any company can be any company. They can certain institutions, they can be any institution who are actually investing in shares. So they are any company which are investing in shares. आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग क्या हैं? You are individuals. इंडिविजुअल है ना, पर्सनल आपकी टैक्स लायबिलिटी है। लेकिन जब कोई इंस्टीट्यूशन अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, they are called as institutional investors. ठीक है?
कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सर्टेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे नो टैक्स, उनको रिबेट्स मिल जाती है। ओके, टैक्सेस ऑन द इन्वेस्टर्स आगे जाते हैं। Corporations can typically exclude 70% of dividend income from taxation. Corporations exclude कर सकते हैं 70% of dividend income from taxation. 70% of dividend income from taxation. Thus, corporations generally prefer to receive dividends rather than capital gains. तो corporations फिर would prefer dividends. ठीक? Not sure if this is the same case in Pakistan. मेरा नहीं ख्याल, because dividend is deducted at source, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई exemption मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि corporations को exemption है। The result is clientele of investors with different dividend preferences. बात फिर once again same. अगर मैं institutional investor को हटा भी दूं, बात फिर वही same. कुछ लोग सही की तरह सोच रहे हैं, कुछ सही की तरह नहीं सोचते। ठीक है? कुछ लोग dividends मांगते हैं, कुछ लोग capital gains मांगते हैं। वो कहते हैं capital gain हमें दो। कुछ लोग कहते हैं नहीं, company dividend transfer। The result is clientele of investors with different dividend preferences. In equilibrium, there will be the proper distribution of firms with different dividend policies to exactly meet the needs of investors. तो फिर होगा क्या? कुछ लोग एक चीज मांग रहे हैं, कुछ लोग एक चीज मांग रहे हैं, कुछ लोग डिविडेंड मांग रहे हैं, कुछ लोग कैपिटल गेन मांग रहे हैं। ठीक है? कुछ लोग कहते हैं डिविडेंड अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कैपिटल गेन अच्छा है। अब इसलिए कंपनीज भी डिफरेंट सोचती हैं, कॉर्पोरेशंस भी डिफरेंट सोचती हैं। वो क्या सोचती हैं? वो भी यही सोचती हैं। कुछ कंपनीज डिविडेंड देती हैं ज्यादा और अच्छा, और कुछ कंपनीज डिविडेंड तो थोड़ा देगी और उनका फोकस होगा कैपिटल गेन की तरफ। तो फिर क्या होगा? जो कंपनी कैपिटल गेन ज्यादा देती है, आप में से जो लोग कैपिटल गेन की तरफ अट्रैक्टेड है, दे वुड इन्वेस्ट इन दोस फर्म्स। कुछ लोग आप में से जो डिविडेंड मांगते हैं, दे वुड इन्वेस्ट इन द अदर टाइप्स। तो बस इसका मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम, कोई आपको खतरे की बात नहीं है। When you go into the stock exchange, you will find different firms. You look at their portfolio, you look at their dividend payout ratio. इसको बोलते हैं dividend payout ratio. आप dividend payout ratio देखते हैं, अगर आप dividend में इंटरेस्टेड, तो आप देखते हैं पिछले सालों में कितने dividends आ रहे हैं। आप कहते हैं यार ये बहुत अच्छा है, ये हर साल dividend देता है, कभी 10 रुपए, कभी 15 रुपए, कभी 20 रुपए, इसमें इन्वेस्ट कर दो, आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो ये नहीं देखते, वो प्राइसेस देखते हैं, प्राइसेस में कितना फॉल एंड राइज है। दिस इज वेयर they invest. Why? Because they will earn money through capital gain. Capital gain तब आएगा जब आप buy करेंगे at trough and sell at peak. Got the idea? तो इस वजह से आपको अपनी पसंद की फर्म जरूर स्टॉक एक्सचेंज में मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। सर दोनों नहीं मांग सकते, कैपिटल गेन भी और डिविडेंड। बहुत मुश्किल होता है इसको। बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब ऐसी फर्म कौन सी होगी जो कि आपको दोनों चीजें दे रही है? तो फिर वो बस आखिर में बंद हो जाएगी, फिर आप पैसे सारे आप ले जाएंगे उससे, तो वो क्या करेंगे? ठीक है, नहीं होता इस तरह, हो शायद नहीं यार, मुश्किल है बहुत। 10 डिविडेंड पे आउट डिसीजंस आर इररेलेवेंट, तो फिर वो कह रहा है कि डिविडेंड पे आउट का डिसीजन भी इररेलेवेंट है। ठीक है, वो कह रहा है ये रेलेवेंट नहीं। इसके अलावा और कौन-कौन से डिविडेंड की इश्यूज? रोटेशन कॉस्ट जी, which floats रोटेशन कॉस्ट नहीं पता, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का पता है? हाँ, सो व्हेनेवर, कौन सी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन? व्हेनेवर यू बाय और सेल शेयर्स, यू incur a cost. You incur a cost ना? You incur a cost, और नॉर्मली वो कॉस्ट कौन सी होती है? आपने ब्रोकर को फी कमीशन देनी, सबसे कॉमन कॉस्ट तो ये। ओके, सो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी इशू है। फ्लोटेशन कॉस्ट, इन सब चीजों पर पैसे लगते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक, जब भी आप लोग डिविडेंड्स को अनाउंस करते हैं, डिविडेंड अनाउंसमेंट होती है, इसके ऊपर भी पैसे लगते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों पे पैसे लगते हैं, ये सारे इश्यूज आपने दिमाग में रखने हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं हो सकता कि आप उठाकर सारे के सारे शेयर्स, मैक्सिमम शेयर होल्डिंग किसी फर्म की आप परचेज कर लेते हैं। ठीक, आप इस तरह परचेज नहीं कर सकते, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन यू। यू कैन नॉट बाय अ सर्टेन परसेंट, यू कैन नॉट बाय मोर देन अ स्पेसिफिक परसेंटेज
ऑफ अ फर्म, ठीक। फिर ये आ जाता है मर्जर्स वाला के बारे में कुछ पढ़ा? मर्जर्स, एक्विजिशंस के बारे में कुछ पढ़ा? नहीं? जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है। हाँ, तो ये इसमें आ जाता है, ठीक है। और इसमें फिर ये फोर्स एक्विजिशंस हैं, तो वो इस किस्म की चीजों को अवॉइड कर रहे हैं कि इस तरह ना हो कि आप लोग इस तरीके से किसी कंपनी को अक्वायर करें। फाइनेंशियल सिग्नलिंग क्या होती है? सिग्नल, यूफोन का सिग्नल, दूर से सिग्नल, हाय, ठीक। सो इट्स अ सिग्नलिंग, फाइनेंशियल सिग्नलिंग। आपको आइडिया होता है, ट्रैफिक का सिग्नल आपको दूर से नजर आ रहा होता है ना। तो जब कंपनी डिविडेंड्स पे कर रही है तो आपको फाइनेंशियल सिग्नल, आपको आइडिया मिलता है या मार्केट को एक इंडिकेशन मिलती है कि ये कंपनी क्या करने जा रही है। जब कंपनी डिविडेंड्स नहीं पे करती तो मार्केट को एक सिग्नल जाता है, आप लोगों को एक सिग्नल आता है कि कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ये कर रही है, कंपनी वो कर रही है। सो दीज आर फाइनेंशियल सिग्नल। सो दैट मींस the acts of the institution or the organization will give you a signal, will give a signal to the investors in the market कि क्या होने जाएगा, आगे क्या होगा कंपनी के साथ, ठीक है। तो ये सारी कंसिडरेशंस हैं जो कि डिविडेंड के अलावा जो इश्यूज हैं वो सारे ये हैं when we consider about dividend. Okay, let's take a break and we can have one or two presentations and then we can see if those dividend theories are being tested or not. And what are the results? जब मैं उसकी empirical testing करता हूँ किसी एक जगह पर, किसी एक स्टॉक मार्केट में, तो मुझे क्या रिजल्ट्स मिले हैं? टैक्स इफेक्ट, टैक्स का इफेक्ट क्या होता है? Dividends are taxed more heavily than capital gains. डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगता है उसका रेट ज्यादा है than capital gains. So before tax returns should be higher for high dividend paying firms. So before tax returns, ठीक है, टैक्स से पहले जो रिटर्न आप कैलकुलेट करते हैं, before tax returns should be higher for high dividend paying firms. तो फिर वो स्टॉक या वो फर्म जो डिविडेंड ज्यादा देता है, जब वो डिविडेंड ज्यादा देगा तो डिविडेंड के बाद उसकी स्टॉक प्राइस डायल्यूशन होगी, कम हो जाएगी। तो उसका डिविडेंड से पहले वाला जो बिफोर टैक्स डिविडेंड जो रेट है, बिफोर टैक्स रिटर्न्स, वो ज्यादा होना चाहिए ताकि जब टैक्स जब फिर डिविडेंड हो जाए तो वो उसके बाद कम हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेशंस ज्यादा डिविडेंड्स देती हैं उनका बिफोर टैक्स रिटर्न हाई होना चाहिए क्योंकि डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स ज्यादा है। गॉट द आइडिया? सेकेंडली, एम्पिरिकल रिजल्ट्स आर मिक्स्ड। वो कहता है इस चीज को हमने टेस्ट किया तो हमें पता चला कि बात जगहों पर ये सही है, बात जगहों पर गलत है। मिक्स्ड रिजल्ट्स मेरे पास मिक्स्ड है। Empirical results are mixed. Recently, the evidence is largely consistent with dividend neutrality. Recent evidence ये शो करता है कि dividend neutral है, यानी dividend एक तरफ या दूसरी तरफ नहीं। इसका मतलब ये है कि ये चीज, ये जो हमने अभी बात पढ़ी टैक्स इफेक्ट की, ये proven through empirical testing नहीं। It's not proven through empirical testing. कभी proof होती है, कभी proof नहीं। फाइनेंशियल सिग्नलिंग, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि फाइनेंशियल सिग्नल्स होते हैं ये, जिसकी बेसिस पे यू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी और नॉट, ठीक, किसी में इन्वेस्ट करें या नहीं। एक्सपेक्ट दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन डिविडेंड्स लीड टू पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेस स्टॉक रिटर्न्स। फाइनेंशियल सिग्नलिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंक्रीज इज इन डिविडेंड्स लीड टू पॉजिटिव एक्सेस स्टॉक रिटर्न्स। जो एक्सेस स्टॉक रिटर्न्स हैं वो पॉजिटिव है, एंड डिक्रीजेस लीड टू डिक्रीज इन डिविडेंड्स लीड टू नेगेटिव एक्सेस स्टॉक रिटर्न। एक्सपेक्टेशन ये है कि जब डिविडेंड्स ज्यादा हो, इंक्रीज इन डिविडेंड्स, दैट विल लीड टू पॉजिटिव एक्सेस स्टॉक रिटर्न्स। स्टॉक रिटर्न ज्यादा हो जाते हैं। हम लोगों ने एक्सेस स्टॉक रिटर्न कैसे फाइंड आउट किया? आरएफ माइनस किया था, वो तो एक्सेस को फाइंड आउट करने के लिए। स्टॉक रिटर्न कैसे फाइंड आउट किए थे? D1 प्लस चेंज इन, हाँ,
चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस। तो इसका मतलब ये है कि डी आया ना बीच में डिविडेंड, Yes. तो वो कह रहा है कि अगर डिविडेंड ज्यादा होगा तो स्टॉक रिटर्न ज्यादा होगा ऑब्वियसली, अगर कम होगा डिक्रीज, तो फिर नेगेटिव एक्सेस स्टॉक रिटर्न। सही है, सही। ये पढ़ा है आपने? Yes. अब इसको टेस्ट करता है वो, और क्या कहता है, empirical results are consistent with these expectation, कहता है ये सही है, ये चीज कंफर्म है, empirical टेस्टिंग शो करता है कि ये चीज है, ठीक है। लेकिन वो जो ऊपर हमने बात की थी कि डिविडेंड्स के ऊपर टैक्सेस ज्यादा है, तो इस वजह से जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है उसका बिफोर टैक्स रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। ये बात वो कह रहा है कि नहीं, ये चीज प्रूवन थ्रू एम्पिरिकल टेस्टिंग नहीं है। सही है, क्लियर क्लियर क्लास? Implications for corporate policy। तो फिर कॉर्पोरेशन अपनी पॉलिसी कैसे बनाए? कॉर्पोरेशंस अपनी पॉलिसी क्या बनाए? What should they do? What should corporations do? Implications for corporate policy: establish a policy that will maximize shareholder wealth। तो कॉर्पोरेशन ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज हो। अब फिर वही डिस्कशन आ गई, शेयर होल्डर वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज हो? सईद कहता है कि डिविडेंड नहीं चाहिए, एतजाज कहता है कि डिविडेंड चाहिए, फिर मसला हो गया। तो वो कह रहा है कॉर्पोरेशन ऐसी डिविडेंड पॉलिसी बनाए जिससे शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज हो, बस। ये नहीं कहता कि ज्यादा डिविडेंड दो कम डिविडेंड दो, ये बात नहीं करता। आगे चलें। डिस्ट्रीब्यूट एक्सेस फंड्स टू शेयर होल्डर्स एंड स्टेबलाइज द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स इफ नेसेसरी। पैसिव, वो कहता है अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो उसको इन्वेस्टर्स को दे दे, पैसे ज्यादा हैं, एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट एक्सेस फंड्स टू शेयर होल्डर्स एंड स्टेबलाइज द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स, ताकि डिविडेंड स्टेबल हो जाए। तो ये पॉलिसी हमने कौन सी पढ़ी थी? पैसिव पॉलिसी। तो वो कह रहा है कि कॉर्पोरेशंस को पैसिव पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। Payouts greater than excess funds should occur only in an environment that has a net preference for dividend। अब अगर कोई कॉर्पोरेशन कहता है कि नहीं मैं डिविडेंड ज्यादा देता हूं, एक्सेस फंड से ज्यादा, मेरे पास इतने फंड, मेरे पास 5 रुपए पड़े हैं लेकिन मैं डिविडेंड अनाउंस करता हूं 5.5 रुपए, तो वो कहता है ये लोग क्यों करेंगे और कब करेंगे? ये लोग तब करेंगे, कॉर्पोरेशन तब करेगी, पेआउट्स ग्रेटर देन एक्सेस फंड्स शुड अकर ओनली, सिर्फ उस जगह पर होना चाहिए, इन एन एनवायरनमेंट, ऐसी जगह पर जहां पर देयर इज अ नेट प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, जहां पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिविडेंड को प्रेफर करें। अब अगर आपको पता है ना कि ये सब लोग जो है बस ये डिविडेंड के पीछे पागल हैं, तो आप लोग फिर डिविडेंड ज्यादा दें। आप डिविडेंड ज्यादा देंगे, ये लोग सारे आपके शेयर्स खरीदेंगे, आपकी शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, गॉट द आइडिया? लेकिन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इस तरह होता नहीं है, हर जगह पे ज्यादा लोग नहीं होते, कुछ लोग डिविडेंड मांगते हैं, कुछ लोग डिविडेंड नहीं मांगते, कुछ लोग कैपिटल गेन मांगते हैं। ठीक, ओके, गॉट द आइडिया? जाएंगे। ओके, देयर इज अ पॉजिटिव वैल्यू एसोसिएटेड विद अ मॉडेस्ट डिविडेंड। फिर वो कहता है कि मॉडेस्ट डिविडेंड होना चाहिए यार, ना कम ना ज्यादा, बस अच्छा डिविडेंड होना चाहिए। ठीक, could be due to institutional restrictions or signaling effects। institutional restrictions मैंने आपको सिखाया था कि institutional restrictions होती हैं, signaling effect होता है जब आप लोग dividends पे आउट करते हैं तो इसका इफेक्ट जाता है इन्वेस्टर्स के ऊपर, investors accordingly react, they would invest accordingly when they would see companies are paying dividends, so they would buy more। net preference for dividend है, ठीक, ये बात है कि net preference for dividend होती है। net preference for dividend क्यों है हमारी सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में जहां पर एल्डर लोग ज्यादा हैं? अब गौर से इस बात को सुनिए, आप लोग सारे एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, ठीक, आप लोग इन्वेस्ट करते हैं 2 रुपए कमा लिए, ठीक है, बेच दो, फिर उसके बाद आप दोबारा इन्वेस्ट करें, 4 रुपए कमा लिए, सही है, बेच दो। मैं कहता हूं यार कौन रोज बैठ के चेक करेगा प्राइसेस क्या है, बस ये ले लो और इसको खरीद कर रख दो, डिविडेंड देता रहेगा। अब वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे आ जाते हैं रिटायरमेंट पे। इन रिटायरमेंट यू गेट सम अमाउंट एंड देन यू इन्वेस्ट इट इन स्टॉक्स। आप उसको स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ताकि इससे कुछ ना कुछ रिटर्न आपको आता रहे। आपके पास ऐसा नहीं है, आपके पास पैसे आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, दोबारा रीइन्वेस्ट, दोबारा प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट जेब में खा लिया, पैसे दोबारा इन्वेस्ट किए, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट जेब में, दोबारा इन्वेस्ट। So there is a difference. So that difference is due to environment. That difference is due to demographic.
पॉपुलेशन में डिफरेंस होता है, Age. ठीक, लोगों का एज वाइज ये डिफरेंस आता है, इन जॉब एंड आउट ऑफ जॉब लोगों का आता है, एक्सेस फंड्स और डेली जॉब वेजेस का ये डिफरेंस होता है, ठीक, ये डिफरेंस हर जगह होगा। ये सिग्नल इफेक्ट वो कहता है कि होता है। Dividends in excess of the passive policy does not appear to lead to share price improvement because of taxes and flotation costs. फिर एक और बात कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप लोग खुश होंगे कि जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देगा उसका शेयर होल्डर वेल्थ ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगा, नहीं। Dividends in excess of the passive policy, अगर कोई पैसिव पॉलिसी से ज्यादा डिविडेंड देगा तो उसका इफेक्ट कोई भी नहीं आएगा, does not appear to lead to share price improvement, इसकी वजह से शेयर प्राइस ज्यादा नहीं होती। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि अगर मैं डिविडेंड ज्यादा दूंगा तो मेरी शेयर प्राइस इंप्रूव हो जाएगी, वो कह रहा है नहीं। क्यों नहीं होती? बिकॉज देयर आर टैक्सेस, देयर आर फ्लोटेशन कॉस्ट, जो हमने थोड़ी देर पहले कहा कि टैक्सेस लगते हैं इसके ऊपर, ठीक है, एट सोर्स टैक्स हो जाता है, तो जब टैक्स हो जाएगा तो मुझे क्या फायदा? आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे डिविडेंड ज्यादा मिले, मुझे तो डिविडेंड ज्यादा नहीं मिल रहा, टैक्सेस हो जाए, फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर होती है, तो कोई फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि आप लोग पैसिव पॉलिसी को फॉलो करें, इंस्टीट्यूशंस पैसिव पॉलिसी को फॉलो करें जब भी डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं। Thank you, sir. 13 से फिर कर लेंगे सर, 5 6 1 Yes. सर, हाँ।